भली भांति आप परिचित हैं कि पिछले कुछ समय से हम परिवार की अवधारणा पढ़ रहे थे, विशेषकर किसके संदर्भ में? आदिम समाजों के संदर्भ में। यद्यपि परिवार, विवाह, नातेदारी, ये समस्त अवधारणाएं आपने अपने प्रथम वर्ष में पढ़ी थी, परंतु यहाँ पर जब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में परिवार, विवाह, नातेदारी की अवधारणा पढ़ेंगे तो उसका संदर्भ बिल्कुल अलग है, अलग है। उसके पीछे कारण यह है कि हम यहाँ आदिम समाजों में परिवार की व्यवस्था कैसी है, आदिम समाजों में विवाह की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि परिवार की अवधारणा के संबंध में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। हमने पितृवंशीय परिवार की बात की थी, हमने मातृवंशीय परिवार की बात की थी। इन तमाम तथ्यों को हमने जाना था और पिछली कक्षा में परिवार की अवधारणा को हमने समाप्त कर दिया था। परिवार की अवधारणा को समाप्त कर दिया था का मतलब ये नहीं है कि परिवार समाप्त कर दिया था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम जानेंगे, आज से हम आरंभ करेंगे जो आने वाली कम से कम 5, 6 या 7 कक्षाओं में ये टॉपिक चलेगा, विवाह की अवधारणा। वैसे मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो बच्चे जो आज ही इस वीडियो को खोल के देखेंगे वो इस बात से परिचित नहीं होंगे, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रही हूँ कि हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में था सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, उसके अलावा ये था कि जाति और जनजाति में क्या अंतर है एवं संस्कृति और संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत। सेकंड यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उनमें से हमने धर्म जादू पढ़ लिया, उसके अलावा हमने परिवार की अवधारणा को भी पढ़ा। आज हम विवाह की अवधारणा का आरंभ करते हैं। क्या है विवाह? ये जैसे ही आप वीडियो खोलेंगे आपको लगेगा ओहो, इसे तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे तो सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि एक आदमी जब एक औरत से शादी करता है तो विवाह है, तो इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था कि मेरे लिए कि चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, इन टॉपिक्स को बच्चे बहुत हल्के से लेते हैं, बहुत हल्के से उनको लगता है कि नहीं, पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है, इन अवधारणाओं के बारे में तो हम जानते हैं। सेम यही केस होता है आपके सेकेंड ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है इंडियन सोसाइटी का पेपर, उसमें भी विवाह, नातेदारी, वर्ण व्यवस्था, इन सबको पढ़ाया जाता है। तो आपको लगता है अरे इसको भी पढ़ने या देखने समझने की हमें कहाँ ज़रूरत है, लेकिन ये सारी सोच मेरे लिए बहुत पीड़ादायक इसलिए हो जाती है कि इसमें इस सोच के कारण फिर आप लोगों के अंक कम आते हैं विश्वविद्यालय परीक्षा में। क्यों कम आते हैं? उसका स्पष्ट कारण है कि जो एक वैज्ञानिक तौर पर, एक विषय के तौर पर जो कुछ आपको लिखे जाने की आवश्यकता होती है, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, हम उसका उत्तर एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन अवधारणाओं के बारे में हमने बिल्कुल भी जानने समझने की चेष्टा नहीं की होती, इस अति आत्मविश्वास के कारण कि ये अवधारणाएं तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो इनको देखने समझने की कहाँ आवश्यकता है। जबकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को एक आम व्यक्ति की अपेक्षाकृत इन अवधारणाओं की क्लिष्टता को समझना चाहिए और साथ में इस तथ्य को से भी परिचित होना चाहिए कि आपके लिखने की विधि, आपके उत्तर देने की विधि एक आम विद्यार्थी जो कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं, यहाँ आम विद्यार्थी का तात्पर्य किसी विद्यार्थी की बुद्धि के मापन की बात नहीं हो रही है, यहाँ आम विद्यार्थी की बात हो रही है जिन विद्यार्थियों के पास समाजशास्त्र नहीं है, उन विद्यार्थियों की हम बात कर रहे हैं। तो जिनके पास समाजशास्त्र है उनका उत्तर सदैव जिनके पास समाजशास्त्र नहीं है उनसे अलग होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, और इसीलिए आवश्यकता है कि हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ें। तो आज हम जानेंगे विवाह का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो जनजातीय समाज में विवाह की अवधारणा सभ्य समाजों से भिन्न है। पहले तो आप इस तथ्य को जानिए। जनजातीय समाजों में विवाह का प्राथमिक उद्देश्य यौन संतुष्टि का नियमन करना है।
यौन संतुष्टि का नियमन मतलब किसी नियम में बांधना है, नियम। अदरवाइज हमने जब बात की थी संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत की, तब हमने ये जाना था कि शुरुआत में यौनाचार अवस्था थी, अर्थात कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित कर सकता था। जब हमने मॉर्गन के बारे में पढ़ा था तब मॉर्गन के जो कि मानव शास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी इस संबंध में काफ़ी कुछ चर्चा की थी। लेकिन हमें अब ये जानना होगा कि वर्तमान में आदिम समाजों की स्थिति क्या है। इसलिए हमें इस अंतर को तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि जो विवाह की अवधारणा है वो सभ्य समाजों से भिन्न है। तो जनजातीय समाजों में विवाह का प्राथमिक उद्देश्य यौन संतुष्टि का नियमन करना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक ऐसी नियमावली समाज में स्थापित करनी है कि जहां एक स्त्री एक पुरुष से संबंध स्थापित करे। तो हिंदू समाजों में विवाह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? धार्मिक कृत्य है, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है और बेसिकली इसी दृष्टि से विवाह बांधे जाते हैं। परंतु जनजाति समाज में ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। बोगार्डिस ने विवाह का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा था कि विवाह स्त्री एवं पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो इस परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट है कि विवाह रूपी संस्था का परिवार का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? विवाह है। बिना विवाह किए परिवार की स्थापना संभव है नहीं है। इसलिए लूसी मेयर का कथन है, विवाह की परिभाषा यह है कि यह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। लूसी मेयर ने विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति मिलने को महत्वपूर्ण माना है। संबंधों के सामाजिक स्वीकृति मिलने पर उत्पन्न बच्चा स्वाभाविक रूप से वैध संतान ही होगा। तो लूसी मेयर का जो एम्फेसिस है, जो बल है, वो किस बात पर है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जहाँ एक स्त्री और पुरुष के संबंध स्थापित होने से जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान वैध संतान मानी जाती है। पर ये संतान उत्पन्न होने से पूर्व लूसी मेयर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि स्त्री पुरुष के मध्य जो संबंध स्थापित हुए हैं उसकी सामाजिक स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद हम और विवाह की परिभाषाओं को जानेंगे। विवाह के संबंध में वेस्टरमार्क ने क्या लिखा? वेस्टरमार्क ने लिखा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है। क्या लिखा उन्होंने? विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, अब आदिम समाजों में तो जो सभ्य समाजों में वैधानिक कानून है वो तो आदिम समाजों में व्याप्त नहीं है ना, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा सस्टेन करती है? वो करती है प्रथाएं। ठीक है, वो सामाजिक स्वीकृति का मुख्य मापदंड है। तो जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है, ऐसा वेस्टरमार्क ने कहा। तो वेस्टरमार्क की परिभाषा को हमने जाना, लूसी मेयर की परिभाषा को जाना। तो ये दो परिभाषाएं जानने के बाद हम निम्न विशेषताओं के संबंध में दृष्टिपात करते हैं कि इन दोनों विशेषताओं से दोनों परिभाषाओं से जो सार निकल कर आया। पहला तो दो विषम लिंगीय व्यक्तियों का होना। प्रथम, ये आजकल जो दो पुरुष या दो स्त्री के साथ रहने की बात होने लगी है, बहुत सारे देशों में होने लगी है। यहाँ पर विवाह का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दो विषम लिंगियों का होना, विवाह में एक स्त्री व एक पुरुष का होना अनिवार्य है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये स्पष्ट करने की कहाँ ज़रूरत थी, विवाह तो एक पुरुष और एक स्त्री का होना ही अनिवार्य है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो पिछले 2 या 3 दिन पहले मैंने पढ़ा कि
दो पुरुषों ने विवाह किया और उसे कानूनी तौर पे रजिस्टर कराने के लिए, मैं ये भारत की बात कर रही हूँ, है ना, रजिस्टर कराने के लिए वो रजिस्ट्रार ऑफिस गए और फिर उसके बाद वहाँ पर ये उल्लेखित किया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि विवाह अब दो पुरुषों का रहना कानूनी तौर पर वैध कर दिया गया है, परंतु यहाँ विवाह करना ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में विचारणीय है। तो अभी ये केस आगे चल रहा है, अभी देखते हैं भविष्य इसका क्या उत्तर लेकर आता है। तो इसलिए ये स्पष्ट हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है कि दो विषम लिंगियों का दो विषम लिंगी मतलब एक स्त्री और एक पुरुष का होना अनिवार्य है और एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से व एक पुरुष का विवाह एक से अधिक स्त्रियों से हो सकता है। केवल स्त्री या केवल पुरुष ही आपस में विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम और देखते हैं कि जो द्वितीय इसकी विशेषता है परिभाषाओं के आधार पर, वो क्या है? यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति। वस्तुतः विवाह ही वह संस्था है जिसके माध्यम से स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति मिलती है। कोई भी समाज बगैर विवाह के यौन संबंधों को स्वीकार नहीं करता। ये स्पष्ट हो गया। पहला हुआ एक स्त्री या पुरुष के विवाह वही है जहाँ एक स्त्री एक पुरुष के साथ संबंध बनाए, संबंध मतलब वैवाहिक संबंध बनाए। दूसरा यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति, तो सामाजिक स्वीकृति कब मिलेगी? जब विवाह होगा। और तीसरी विशेषता क्या है? सामाजिक स्वीकृति के लिए समाज द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करना। तो प्रक्रिया क्या है? विवाह करना। विवाह के पश्चात ही पति पत्नी घोषित होते हैं। जैसे आजकल विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में तो ये बहुत परंपरा बहुत ज़्यादा कायम है, परंतु अब भारत में भी महानगरों में विशेष तौर पर ये देखने को मिल रही है लिविंग रिलेशनशिप, अर्थात पति पत्नी की तरह से रहना परंतु विवाह नहीं करना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ विवाह की जब विशेषताओं की बात होती है तो उसे जहाँ व्यक्ति कुछ प्रथाओं का पालन करते हुए विवाह करता है, विवाह के लिए समाज द्वारा स्वीकृत कृत्यों का और अनुष्ठानों का, संस्कारों का निर्वहन करता है, तो इसलिए जब वो निर्वहन होता है तभी वो विवाह माना जाता है। जैसे हिंदू विवाह में फेरे होना, ब्राह्मणों की उपस्थिति होना आवश्यक माना जाता है। ब्राह्मण अर्थात यहाँ हम पंडित की बात कर रहे हैं जो ये वैदिक कर्मकांड करवाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसकी चौथी विशेषता कौन सी है? कर्तव्य एवं अधिकारों का समावेश। विवाह में तीनों पक्षों पति पत्नी एवं संतान एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनके निर्वाह की समाज अपेक्षा करता है। जैसे पति पत्नी का भरण पोषण करे, वृद्धावस्था में संतान माता पिता की सेवा करे। इसके अलावा तीनों पक्षों को भी कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जैसे पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार, पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार, पैतृक संपत्ति में संतान का अधिकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवाह के उद्देश्यों की। क्या है विवाह के उद्देश्य? पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि विवाह के सभी समाजों में विवाह का जो उद्देश्य है, विश्व के सभी समाजों में विवाह का जो उद्देश्य है लगभग एक जैसा रहा। इन उद्देश्यों में महत्व एवं प्राथमिकता का अंतर तो अवश्य मिलता है। ये तो तयशुदा बात है कि हमारी जो प्राइमरी नीड है भारत में विवाह की, वो है धार्मिक कार्यों को संपन्न करना, क्योंकि कुछ ऋण हैं, कुछ जो मैंने आपको पुरुषार्थ में पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, कि वो बिना पत्नी के संपन्न नहीं किए जा सकते। परंतु जब पश्चिमी संस्कृति की बात करते हैं तो वहाँ विवाह का मूल उद्देश्य सुरक्षा का भाव है, संबंधों का स्थापित करने का भाव है, धर्म का भाव वहाँ गौण हो जाता है। तो ये स्पष्ट हमारे लिए होना ज़रूरी है कि विवाह का उद्देश्य लगभग संपूर्ण विश्व में एक जैसा है, परंतु इसके उद्देश्य
महत्व एवं प्राथमिकता का अंतर अवश्य देखने को मिलता है। हिंदू समाज में धर्म का जो विवाह का मुख्य उद्देश्य माना गया है, उसमें जो यौन संबंधों की स्थापना है वो बहुत गौण है, सूक्ष्म है, निग्लिजिबल है, तो उसका उतना महत्व नहीं है, ठीक है। जबकि जनजातीय समाजों में यौन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। इस बात से सभी विचारक सहमत है कि विवाह जैसी संस्था के विकास में यौन संतुष्टि एवं लगाव जैसे कारक महत्वपूर्ण रहे हैं। समाज द्वारा स्वीकृत रूप से यौन संतुष्टि और परिवार की रचना करना विवाह के मूल उद्देश्य रहे हैं, परंतु सदैव ही विवाह का उद्देश्य यौन संतुष्टि नहीं होता। कभी कभी पैतृक संपत्ति का अधिकार पाने के लिए भी विवाह किए जाते हैं, विरासत को पाने के लिए भी विवाह किए जाते हैं। अब एक समनागा युवक पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ को छोड़कर पिता की सभी विधवाओं से विवाह कर लेता है। कितनी अलग सी बात नहीं है। एक समनागा, देखिए यहाँ एक चीज़ तो ये इंडिकेट हो गई कि वहाँ समूह विवाह बहुपत्नी विवाह की प्रथा है ना इन जनजातियों में, कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह करता है। अब मान लीजिए उसके जो पुत्र है और जिस व्यक्ति ने विवाह किया है अनेक स्त्रियों से, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति किसी और के पास ना चली जाए, तो इसलिए वो जो पुत्र है, जिस माँ की कोख में उसने 9 महीने रहा है और जन्म लिया है, उस माँ को छोड़कर और माँ समान जो स्त्री एक सभ्य समाज में, आधुनिक समाज में, वो स्त्री भी उसके लिए माँ समान है जिसने उसे गर्भ से जन्म नहीं दिया। परंतु आदिम समाजों में जिन जनजातियों की हम बात कर रहे हैं, जैसे समनागा युवक की बात कर रहे हैं, वो अपने पिता की सभी विधवाओं से विवाह कर लेता है ना, हैरानगी वाली बात। तो इसलिए आदिम समाजों की प्रथाएं जो आधुनिक समाज है, सभ्य समाज है, उससे बिल्कुल अलहदा हैं, अलग हैं, ताकि पिता की संपत्ति पर अधिकार पा सके। मानव रूपी प्राणी का शैशव काल बहुत लंबा होता है, उसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विवाह के माध्यम से स्त्री पुरुष अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों में बंध जाते हैं और बच्चों के पालन पोषण के लिए ये एक विश्वसनीय व्यवस्था का विकास होता है। मान लीजिए पत्नी की मृत्यु हो गई, तो जो बच्चे हैं उनकी देखभाल पिता करते हैं, पिता की मृत्यु हो गई तो देखभाल माँ करती है। तो इसे एक ऐसी विश्वसनीय व्यवस्था या संस्था माना जाता है विवाह को, जहाँ बच्चों का पालन पोषण को लेकर कोई भी अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती। विवाह संस्कृति के हस्तांतरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजुमदार एवं मदान का मत है कि विवाह में व्यक्तिगत स्तर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है मैं आपके असाइनमेंट में पूछ लूँ कि विवाह से व्यक्तिगत स्तर पर भी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी संतोष प्राप्त होता है, और व्यापक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वहन में योगदान मिलता है। अब विवाह के उद्देश्यों के बारे में और हम जानते हैं। जनजातियों की अर्थव्यवस्था स्त्री पुरुष के बीच सहयोग और श्रम विभाजन पर आधारित होती है। ठीक है, विवाह स्त्री पुरुष को समाज स्वीकृत रूप से अपेक्षाकृत स्थायी संबंधों में बांधता है, अर्थात प्रतिदिन की आर्थिक क्रियाकलापों के सहयोग के लिए स्त्री पुरुष को विवाह बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था में देखिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आदमी बाहर काम करने, अब यहाँ कोई दफ्तर तो है नहीं आदिम समाजों में, तो पेड़ की कटाई करने गया है, लकड़ी काटने गया है, शिकार करने गया है, कंदमूल इकट्ठे करने गया, तो इससे क्या करेगी, उसमें सहयोग करेगी और बच्चों की देखभाल के अलावा वो अर्थव्यवस्था में भी दैनिक जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें वो अपनी भूमिका निभाती है। विवाह संबंध न केवल दो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, बल्कि दो परिवारों और नातेदारी समूह एवं गाँव को भी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जिसके कारण सामाजिक सुदृढ़ता का विकास होता है। तो विवाह का उद्देश्य सामाजिक है, ये तो स्पष्ट है,
मानव की अभिलाषा रहती है कि उसके परिवार की वंश परंपरा चलती रहे और वृद्धावस्था में जब वो अशक्त हो जाए तो उसकी देखभाल उसकी संतान करें। तो ये विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसी से नातेदारी व्यवस्था का भी जन्म होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं विवाह के और क्या उद्देश्य हैं। तो इमाइल दुर्खीम का मत है कि विवाह एवं परिवार मानव को मानसिक संतोष प्रदान कर तनाव से मुक्ति दिलाता है। याद रखिएगा, हो सकता है मैं असाइनमेंट में पूछूं आपसे। हिंदू समाजों में विवाह का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करना होता है। मानव शास्त्री मोडॉक ने द सोशल स्ट्रक्चर, किताब का नाम मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि मोडॉक की पुस्तक का नाम बताएं, तो किताब का नाम है द सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक में उन्होंने 250 जनजातियों का अध्ययन प्रस्तुत करते हुए समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया है। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा संतानों का लालन पालन और समाजीकरण। तो बच्चों, समाजीकरण क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तो सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया का नाम है और उसकी प्राथमिक एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी कौन है? फैमिली है। तो विवाह के कारण एवं उद्देश्यों को उपरोक्त पक्षों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से पक्ष? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का लालन पालन और समाजीकरण। तो पहला, विवाह वैध रूप से यौन संतुष्टि और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति की प्रमुख संस्था इंस्टीट्यूशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि विवाह वैध रूप से यौन संतुष्टि और संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति की प्रमुख संस्था है। दूसरा, विवाह से ही बच्चों के पालन पोषण की विश्वसनीय व्यवस्था हो सकती है। ठीक है। तीसरा, विवाह संस्कृति के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह किसकी? हम संस्कृति के बारे में क्या पढ़ते आए हैं कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो विवाह एक ऐसी एजेंसी है जो इस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से करती है। विवाह मनोवैज्ञानिक संतोष प्रदान करती है। विवाह से ही आर्थिक सहयोग को लगभग स्थायित्व जैसा प्राप्त होता है। फिर विवाह संपत्ति पर अधिकार पाने का एक माध्यम भी है। ठीक है। फिर विवाह से समाज में सामाजिक सुदृढ़ता का विकास होता है। फिर विवाह मानसिक संतोष प्रदान कर तनावों को मुक्ति दिलाती है। अब कैसे? मान लीजिए एक पुरुष है और वो किसी कारण से बहुत परेशान है। हो सकता है उसका अपने किसी साथी से झगड़ा हो गया हो सकता है जो कार्य कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, उसमें उसका नुकसान हो गया हो, तो वो अपनी पीड़ा अपनी पत्नी से बांट सकता है। और उसकी पत्नी क्योंकि भावनात्मक तौर पर उसके साथ जुड़ जाती है तो उसकी पीड़ा को एक मित्र की तरह से बहुत बेहतर तरीके से समझती है और इससे जो उसका स्ट्रेस है, उस व्यक्ति का स्ट्रेस है, वो जो उस व्यक्ति का तनाव है वो बहुत कम हो जाता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण बताना चाहूँगी बेटा। आप लोगों ने इमाइल दुर्खीम के बारे में सुना होगा। तो इमाइल दुर्खीम एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं और उन्होंने सुसाइड के ऊपर एक बहुत गहन और विस्तार से अध्ययन किया है और उन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया कि विवाहित व्यक्ति की अपेक्षाकृत जो लोग विवाह नहीं करते वो अधिक आत्महत्या करते हैं। तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है। लॉजिकल रीज़न क्या है कि जो व्यक्ति अकेला रहता है वो अपने स्ट्रेस को किससे बांटे? देखिए, मित्र समूह हैं, लेकिन कब तक मित्र, जो आपके मित्र समूह हैं उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, उनकी भी अपनी कार्य व्यवस्थाएं हैं। ऐसे समय में सिर्फ सारी विपरीत परिस्थितियों में जो आपके साथ खड़ा रहता है वो आपका परिवार, और परिवार में भी सर्वप्रथम आपकी पत्नी और पत्नी के लिए पति। तो विवाह मानसिक संतोष प्रदान करके तनाव से मुक्ति दिलाता है और विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक कार्यों को पूर्ण करना है। ठीक है। अब क्या है विवाह के नियम, ये जानते हैं। ठीक है। तो विवाह के नियमों की जब हम बात करते हैं तो पहला अनिवार्य नियम क्या है? यह हम आदिम समाजों की बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड,
जबकि सभ्य समाजों में बिल्कुल इसका उल्टा है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। अनिवार्य नियम जो आदिम समाजों में पाए जाते हैं, पहला है प्री मैरिज सेक्स रिलेशन, ठीक है। तो विवाह पूर्व यौन संबंध, साधारणतः आदिम समाजों से लेकर सभ्य समाज तक विवाह से पूर्व यौन संबंध रखना वर्जित होता है। कौमार्य एक सामाजिक मूल्य है, याद रखिएगा। वर्जिनिटी जो है एक सोशल वैल्यू है जिसका अस्तित्व कम या अधिक मात्रा में विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलता है। तो विवाह पूर्व यौन संबंध से व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह, जो इस तरह के जो विवाह से पूर्व अगर कोई लड़की किसी लड़के से संबंध स्थापित करती है, कोई महिला किसी पुरुष से संबंध स्थापित करती है और ये बात उद्घाटित हो जाती है, चोरी छुपे हो, बात पता नहीं चल पाए तो बात अलग है, परंतु अगर ये बात उद्घाटित हो जाती है तो ऐसे विवाह को करने में बहुत कठिनाई आती है, ऐसे लोगों के विवाह को होने में बहुत कठिनाई आती है। और विवाह पूर्व यौन संबंध मनुष्य की शारीरिक संरचना है, ऐसा माना जाता है, उसे भी कमज़ोर करते हैं, उनका मानसिक विकास भी प्रतिकूल होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भय होता है कि ये जो उनका सत्य है वो उद्घाटित जीवन के किसी मोड़ पे ना हो जाए। परंतु कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिनमें विवाह पूर्व यौन संबंध पर प्रतिबंध नहीं होता, जैसे मुड़िया गोडी की घोटुल प्रथा में गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां रात को घोटुल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घोटुल एक आप मान लीजिए घर रहने जैसी जगह और खेलते हैं। यहाँ यौन संबंध बन जाना सामान्य घटना मानी जाती है, बशर्त है कि लड़की गर्भवती ना हो। मान लीजिए यहाँ अगर किसी लड़के का किसी लड़की से संबंध स्थापित हो जाता है और बाद में लड़की उस लड़के से विवाह नहीं करना चाहती, तो उसका वो किसी और लड़के से अगर विवाह करना चाह रही है तो वहाँ उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद हम आदिम समाजों में या जनजातियों में विवाह के दूसरे नियम को देखते हैं। तो उराव जो बात हम कर रहे हैं उसमें हम दूसरे नियम को देखने से पहले और एक जनजाति के बारे में जानते हैं। उराव जनजाति में प्रत्येक कुंवारे लड़के की एक प्रेमिका होती है। देहरादून के खास लोग ये जनजाति हैं, ठीक है। तो खास लोगों में भी नैतिकता के दोहरे मापदंड हैं। वह पिता के घर बेटी के रूप में होती है तथा उसे यौन व्यवहार की स्वतंत्रता होती है। विवाह के बाद उसे यौन संबंधों के लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। अब निकटगामी निर्देश, इसमें क्या है? निकट के संबंधियों से हम संबंध स्थापित आदिम समाजों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में जानेंगे। तो विश्व के सभी समाजों में निकट संबंधियों के साथ यौन स्थापित करना वर्जित है, ठीक नहीं माना जाता। तो रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है, सही शब्दों में कहें तो जो निकट के जो संबंध है, निकट संबंधियों से संबंध यौन स्थापित करना पाप या अपराध माना जाता है, जैसे पिता पुत्री के बीच में, माँ पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में। लेकिन आजकल देखिए, ये मैं आदिम समाजों की जब बात कर रही हूँ, परंतु ब्राउन ने भी इसे अपराध और अपराध माना या पाप माना है और इसकी सीमा में एकाकी परिवार को रखा है। लेकिन जैसा कि मुस्लिम समाज है, यहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार को, ये सदस्यों को छोड़कर चचेरे ममेरे ताऊ की बहन बेटी से, अपने ममेरी बहन से विवाह स्थापित कर सकता है, परंतु हिंदू समाजों में ऐसा नहीं है। मोडाक इस सीमा का विस्तार परिवार से अधिक मानते हैं और उन सभी संबंधियों से यौन व्यवहार करने की जो उन्होंने निकट संबंधियों की बात की है, जिनके साथ समाज की स्वीकृति यौन व्यवहार की स्वीकृति नहीं देती। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में सब पिंडी जिसे कहना चाहिए, वंश एवं गोत्र के व्यक्ति निकट भिगम की सीमा में आते हैं, और अर्थात एक व्यक्ति अपने वंश गोत्र की जहाँ बात होती है साथ यौन व्यवहार नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि उस समाज की सांस्कृतिक व्यवस्थाएं तय करती हैं कि निकट के रिश्तेदारों से संबंध स्थापित करना है या नहीं है। मुस्लिम समाजों में बहुत संकुचित होता है, जो कि भारतीय समाजों में काफ़ी विस्तृत है। असम के नागा समाजों में एक पुत्र अपने पिता, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा औरतें उनसे विवाह कर लेता है, जिससे उसकी अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार मिल जाए। देखिए बच्चों,
मैंने पूर्व में भी जैसा आपसे कहा कि जब कभी भी आपकी सहायता के लिए मैं पुस्तकों पे बहुत कम निर्भर रहती हूँ और जो मुक्त विश्वविद्यालय की जो सामग्री हैं वो मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इसीलिए जैसे पिछली कक्षा आप नहीं सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैंने किसी और मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री की सहायता ली और आपके लिए मैंने कोटा विश्वविद्यालय की जो अध्ययन सामग्री है उसकी सहायता ली है इन सारी बातों को समझाने और नोट्स उपलब्ध कराने के लिए। और इसके लिए मैं मुक्त कोटा विश्वविद्यालय जो है ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका आभार प्रकट करती हूँ कि उनकी अध्ययन सामग्री से हमारे लिए एक सहजता हो गई है बच्चों को सहायता करने में। अब आशा करती हूँ आने वाले समय में आप दिन प्रतिदिन अपनी जो मेहनत है अपना परिश्रम है अपने अध्ययन को लेकर वो बढ़ाते जाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।